सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सभी का वेलकम है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर बेयर एक्ट से कुछ पढ़ा दीजिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ माइनर एक्ट्स और छत्तीसगढ़ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लीजिए। तो इसी श्रृंखला में हम ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और कुछ चीज़ें बताने चाहता हूँ कि तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये है एक बड़ा एक्ट और ये है एक छोटा एक्ट। बड़ा और छोटा कहने का ये मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है या इसकी वैल्यू कम है, सबकी इक्वल वैल्यू है। लेकिन बड़ा इसलिए कि इसमें ज़्यादा पढ़ना है, ये ज़्यादा मोटी है, आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसमें कम सेक्शन है, केवल इसलिए बड़ा और छोटा कहा है मैंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बिग टॉपिक और एक स्मॉल टॉपिक लेके चलें, जिससे कि आपका एक बैलेंस बना रहेगा और आप बोर नहीं होगे कि हम एक ही चीज़ क्यों पढ़ते रहें। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और ये हमारा आबकारी अधिनियम 1915 है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, मैं आपके साथ आज ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने इस पर वीडियो एक अपना लाया है, लेकिन अब प्रॉपर वीडियो इस श्रृंखला में कोशिश करूँगा कि लाऊं। तो आप लोगों के साथ मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को आप लोग अपने साथ ले लीजिए, जैसे कि पेन पेपर जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इस बोर्ड का भी यूज़ करेंगे समझाने के लिए। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं टॉपिक पे। जो चीज़ें हमारी प्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्री में ही आता है, मेंस में ये नहीं आता छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो आपको लेना है, क्या क्या नोट कर लेना है, आपको ये देखना है कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये एक्ट नंबर क्या है, ये एक्ट नंबर है आपका 2। ठीक है, इसके बाद ये इसका प्रियम्बल, जो इसका प्रियम्बल है वो 2 वर्ड्स के बारे में बात करता है। ये सब एग्जाम में आ सकता है, कंसोलिडेट, ठीक है, एंड अमेंड। ठीक है, इन्फोर्समेंट विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से इन्फोर्स हुआ है ये एक्ट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 2000 से ये इन्फोर्स हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 जो बात करता है प्रिलिमिनरी। ठीक है, चैप्टर भी याद करते चलेगा, क्योंकि चैप्टर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 का टाइटल क्या है, 2 का टाइटल क्या है, 3 का टाइटल क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी। चैप्टर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी की। ठीक है, तो आइए अब हम अगर बात करें चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी के सेक्शन 1 में, तो ये हमारा बात करता है शॉर्ट टाइटल। आप शॉर्ट टाइटल क्या कहोगे, तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। ठीक है, ये एक्सटेंड क्या है, तो ये एक्सटेंड है और इन्फोर्स है कहाँ पे, पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्लॉज को आपको कैसे याद करना है इस वीडियो में वो भी आपको बता देता हूँ, बाकी क्या है वो आप पढ़ेंगे। एजेंसी में, एजेंसी मतलब क्या है, कोई फर्म। ठीक है, एजेंसी मतलब क्या, कोई फर्म जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में। ठीक है, कॉमा पार्टनरशिप एक्ट एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, तो एजेंसी में आपका आता है क्या, एजेंसी में आप देख लीजिए क्या आता है। एजेंसी में आपका फर्म आती है, याद हो जानी चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये 3 आती हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, तो उसका तरीका मैंने निकाला है। ठीक है, तो आपकी, जैसे मैं फॉर द पर्पज ऑफ मेमोराइजिंग, एजेंसी में बनती है क्या, बियर की बॉटल्स, एजेंसी में बनती है बियर की बॉटल्स। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1A, और ये हो गया आपका 2। ये सब आपके सेक्शंस हैं। ठीक है, तो एजेंसी में बनती है आपकी बियर की बॉटल, याद है, तैयार हो गया, सबको याद हो गया होगा, सिंपल है। अब बियर में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो आपको याद रखना है कि देखो, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टाउट
पोर्टर वगैरह क्या है इतना नहीं, हमें इतना जाना भी नहीं है, ठीक है। बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेटेड लिकर्स। सबसे जरूरी क्या है कि बियर मतलब फर्मेंटेटेड लिकर्स। लिकर्स मतलब आप जानते ही हो, लिकर्स मतलब होती है शराब, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है। अब बियर में पूछ सकता है तो इसको आप हाईलाइट भी करिए तुरंत। बियर में क्या है, फर्मेंटेटेड लिकर्स। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जहां भी आपको वहां पे आप क्वेश्चन बनाओ कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बॉटल मीन्स ट्रांसफर लिकर फ्रॉम, मतलब ट्रांसफर, ठीक है। कास्क, अब मान लीजिए सपोज करिए ये कोई आपका क्या है, ये एक कंटेनर है, बिग कंटेनर, इसमें आपने लिकर भरी हुई है, ठीक है। अब इसको आपको सप्लाई करना है, ठीक है, किसी बॉटल में, ठीक है। ये बॉटल है, तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसी को हम कहेंगे बॉटल। ये भी लिखा हुआ है ट्रांसफर लिकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हो रहा है आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क, जो भी हो, बॉटल हो, जार हो, फ्लास्क हो, सिमिलर वैसे, ठीक है। पर्पज ऑफ क्या हो, सेल, एंड बॉटलिंग इंक्लूड्स रीबॉटलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पर्पज ऑफ सेल के लिए, ठीक है, एंड बॉटलिंग इंक्लूड्स रीबॉटलिंग, ठीक है। आगे बढ़िए। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी क्या है, तो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी वो अथॉरिटी है डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि भैया चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मींस अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए डिक्लेयर्ड किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, ठीक है। उसे हम कहेंगे चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। कौन डिक्लेयर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, वो कॉमन ड्रिंकिंग हाउस वो होता है जहां पर अलाउड होता है क्या, ड्रिंकिंग करने का, ठीक है। जहां पर आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, क्या, लिकर, आप मदिरा का सेवन कर सकते हो। और वो जो मदिरा का सेवन आप कर रहे हो वहां पे जो आपको करवा रहा है, ठीक है। सपोज करिए कि ये एक हाउस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। यहाँ पर क्या है, अलाउड है, यहाँ पर अलाउड है, क्या अलाउड है कि आप यहाँ पर शराब पी सकते हैं। तो ये किसी व्यक्ति का होगा, ठीक है। तो वो ये काम क्यों करवा रहा है, आपको यहाँ पर अलाउ क्यों कर रहा है, वो कमाना चाहता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन के लिए वो ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, profit or gain person owing, occupying, using, keeping or having the care or management of control such place whether by way of charge or use of place for drinking facilities, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मतलब वो हाउस जहां पर किसी व्यक्ति को अलाउ किया गया है कि वो यहां ड्रिंक कर सकता है, और उसके बदले वो क्यों कर रहा है कि उसको प्रॉफिट और गेन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, जहां पे क्या है, ड्रिंकिंग अलाउड है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जगह पे, अपनी उस जगह पे ड्रिंकिंग अलाउड करवा रहा है कि आप लोग यहाँ पे ड्रिंक कर सकते हैं, वो क्यों करवा रहा है, प्रॉफिट और गेन के लिए करवा रहा है, ठीक है। अब डीनेचर्ड, अब जैसे CRA और CDH, ठीक है, CRA एंड CDH, ठीक है। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 4। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी जो राज्य सरकार डिसाइड कर देगी, डिक्लेयर करेगी। CDH कॉमन ड्रिंकिंग हाउस फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट और गेन। डीनेचर्ड क्या है, डीनेचर्ड मतलब वो है जो कि आपके कंजम्पशन के लिए क्या है, फिट नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, आपके कंजम्पशन के लिए जो फिट ना हो, जिसे आप नहीं पी सकते। एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है, अब एक्साइजेबल आर्टिकल मतलब वो आर्टिकल जिन पर क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपके एल्कोहलिक लिकर, ठीक है। एल्कोहलिक लिकर है, एल्कोहलिक लिकर मतलब वो शराब जिसमें एल्कोहलिक लिकर है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, ठीक है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ओपीएम मतलब होता है आपका भांग, पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। तो नार्कोटिक ड्रग्स, तो ये एक्साइजेबल आर्टिकल है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि एक्साइजेबल आर्टिकल मींस, तो ये एक बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो भी आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, एजेंसी, बियर, बोतल, ठीक है, CDH, CRA, ठीक है, CRA, CDH, जो भी डीनेचर्ड, ये सभी पूछ सकता है कि सेक्शन 3 में क्या है, सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा। एक्साइजेबल आर्टिकल मींस यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक लिकर है, इंटॉक्सिकेंट ड्रग है, पॉपी स्ट्रॉ,
ओपियम, आप मेनली रखोगे ए, बी और सी। ओपियम एज डिफाइंड इन क्लॉज 15 एंड पॉपी स्ट्रॉ एज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर 18 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ नार्कोटिक ड्रग, ठीक है, एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहलिक लिकर हो गया, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हो गया, ओपियम हो गया और पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि क्या क्या एक्साइजेबल आर्टिकल में आता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी में एक्साइज ड्यूटी and countervailing duty means any such excise duty or countervailing duty as the case may be mentioned in entry 51 list 2। अब इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि हर चीज़ आपको समझनी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होंगी। तो एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या है, तो जो एंट्री 51 लिस्ट 2 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसे हम एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी मानेंगे। एक्साइज ड्यूटी मतलब वो जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल है वो इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन पर जो ड्यूटी लगती है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसा कोई भी मटेरियल है जो भारत के बाहर से भारत में आ रहा है या भारत से भारत के बाहर जा रहा है, उस पर जो भी ड्यूटी लगती है उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में केवल आपका यही आता है कि एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी किस सेक्शन में दी गई है, और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, और ऑप्शन दे देंगे एंट्री 51 लिस्ट 2, 51 लिस्ट 1, 7 शेड्यूल, ऐसे। तो मेनली आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक्साइज ऑफिसर मतलब क्या है, कलेक्टर और एनी ऑफिसर, ठीक है, कलेक्टर और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद पावर सेक्शन 7। मतलब क्या है कि कोई कलेक्टर है, कोई भी व्यक्ति है या अदर पर्सन है, तो इसमें कलेक्टर, एनी ऑफिसर और अदर पर्सन जिसको कि पावर दी गई है सेक्शन 7 में, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्साइज ऑफिसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्साइज ऑफिसर इंक्लूड्स कलेक्टर, एनी ऑफिसर, अदर पर्सन जिसको कि पावर दी गई है सेक्शन 7 में, ठीक है। एक्साइज रेवेन्यू क्या है, जो जनरेट हो रहा है यार एक्साइजेबल आर्टिकल से, वो एक्साइज रेवेन्यू है। मींस रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, जो भी, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सबसे जो भी आपका हमें मिल रहा है पैसा, ठीक है, वो क्या है, एक्साइज रेवेन्यू है, ठीक है। ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी पेमेंट अदर देन फाइन इम्पोज बाई कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको भी कर लेंगे हाईलाइट, आपके सामने ही कर रहा हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, अदर देन अ फाइन इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर भी आपका बन सकता है, ठीक है, कि एक्साइज ड्यूटी में क्या क्या आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं ड्यूटी, एनी ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट, ये भी पूछेगा, तो इसको भी ध्यान देना है। और बार बार ये चीजें आपको तभी याद होंगी जब आप बार बार पन्नों को पलटोगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट क्या है भाई, आउट ऑफ स्टेट है, जो चीज आउट ऑफ स्टेट जाएगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्या, एक्सपोर्ट है, ठीक है। होटल मतलब एक्सपोर्ट मींस टू टेक आउट ऑफ द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम्स फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिफाइन करेगा, एक्सपोर्ट मींस, इसको आप पढ़ लीजिए, निर्यात से विपरीत है, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार ना होकर, सीमा शुल्क सीमांत के आर पार ना होकर अन्य प्रकार से राज्य के बाहर ले जाना, ठीक है। मतलब जो कस्टम फ्रंटियर है उसके क्रॉस जा रहा है नहीं, उसके क्रॉस जाने से नहीं, जो जहां पे आपका ये सब डिसाइड होता है, ड्यूटी वगैरह, टैक्स वगैरह, केवल उसके पार नहीं, मतलब किसके पार जाना चाहिए, स्टेट के बाहर जाना चाहिए, स्टेट के बाहर जाना चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है, स्टेट के बाहर जाना चाहिए एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन डिफाइन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। होटल मींस सिंपल सी बात है, पार्ट बिल्डिंग वेयर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, रहने के लिए, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर अ मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, और आपका इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट इनटू इंडिया मींस टू ब्रिंग इन स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस, सेम चीज, केवल कस्टम फ्रंटियर पार करने से नहीं, स्टेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट मींस टू ब्रिंग इन द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 11th है इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मींस लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग,
लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इंटॉक्सिकेंट को भी आप हाईलाइट करिए, इसमें क्या कहता है, लिकर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ये दोनों आते हैं इंटॉक्सिकेंट में, लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। ये सब चीज़ें ना आपके एग्जाम में ज़रूर ही आएंगी, तो इसलिए इन पर ज़रूर अपनी निगाह बार बार रखिए, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मतलब क्या होता है, मीन्स लीव्स मतलब पत्तियां, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावर्स, फ्रूटिंग टॉप्स, हेम्प प्लांट, ठीक है, कैनाबिस सैटिव इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म नोन एज भांग, सिंधी एंड गांजा, ठीक है। ये सब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, क्योंकि ये आपका ड्रग्स में यूज़ होते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लीव्स पत्तियाँ हो गई, स्मॉल स्टॉक्स फ्लावरिंग फूल, ठीक है, फ्रूटिंग टॉप्स फल, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है आपके इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स नोन एज भांग, सिंध एंड गांजा, ठीक है। अब एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द एवर फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम, ठीक है। तो बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए कि हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, एक एक वर्ड को ढूंढने मत लग जाइएगा, हमें बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर करना है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले तो ये 3 में 4 में 5 में क्या है कंप्लीट ये, और उसका टाइटल तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर, एनी अदर इंटॉक्सिकेंट और नार्कोटिक सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है। और बाकी जो भी किसे कौन डिक्लेयर कर सकता है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर, ठीक है, टू बी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नॉट बीइंग नार्कोटिक ड्रग एज डिफाइंड इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कौन डिक्लेयर कर सकता है, कि कौन मतलब जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है उनके सिवाय और भी कौन कौन सी चीज़ें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आती हैं, तो वो कौन डिफाइन करेगा, तो वो आपका राज्य सरकार डिफाइन कर सकती है, ठीक है। लिकर मतलब जानते ही हैं आप, लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंड इंक्लूड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट वाइन ताड़ी। अब लिकर में क्या क्या है, वाइन ताड़ी बियर, ठीक है, वाइन स्पिरिट, स्पिरिट्स ऑफ वाइन एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग एल्कोहल, कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग एल्कोहल एंड एनी सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी लिकर, ठीक है। मतलब इसको भी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि कौन कौन से ड्रग्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं, और लिकर भी डिक्लेयर कर सकती है कि आप किन किन चीज़ों को लिकर की परिभाषा में ला सकते हो, डिक्लेयर टू बी लिकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है जिसको ध्यान देना जरूरी है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को स्टेट गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और नार्कोटिक सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस को। इसी तरह आपका वाइन एंड स्पिरिट वाइन ताड़ी बेल ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग एल्कोहल एंड एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कि वो क्या है, आपका लिकर है, ठीक है। लिकर वेंट्स मतलब शॉप होती है, रिटेल शॉप, या लाइसेंस टू सेल लिकर, मतलब आप देखे होंगे कि लाइसेंस शॉप होती है, वहाँ पे आपको लिकर मिलती है। नॉट इंक्लूड्स एनी होटल और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, ठीक है। अब लिकर वेंट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो नॉट इंक्लूड, ये सब क्वेश्चन बनेंगे, नॉट इंक्लूड होटल्स एंड CDH कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, ठीक है। CDH आपका कहाँ पे बताया गया है, बताइए, 4 और 5 में, ठीक है। CDH 4 में बताया गया ना, तो इस तरह आपको याद रखना है CDH, ठीक है। तो लिकर वेंट्स में रिटेल शॉप आती है, ना होटल आएगा, ना ही CDH कॉमन ड्रिंकिंग हाउस आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल बाय विच एनी इंटॉक्सिकेंट इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो रीडिस्टिलेशन एंड एवरी प्रोसेस फॉर द रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग और कलरिंग ऑफ लिकर, ठीक है। एवरी प्रोसेस चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। तो इसमें क्या, अब देखिए मैन्युफैक्चर में कौन कौन से प्रोसेस आएंगे आपके आ सकते हैं, तो हर प्रोसेस चाहे वो नेचुरल हो और आर्टिफिशियल हो, ठीक है। किसी भी इंटॉक्सिकेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, रीडिस्टिलेशन किया जा रहा है, एंड एवरी प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग ऑफ लिकर, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या है आपका, प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, शॉप, बोथ, टेंट, इंक्लोजर, स्पेस, वेसल, राफ्ट एंड व्हीकल, ठीक है। एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाई वे ऑफ गिफ्ट, मतलब एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाई वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट से अदरवाइज जो भी होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी ट्रांसफर ऑफ अदरवाइज देन बाई वे ऑफ गिफ्ट। तो इसको भी आप हाईलाइट करिए यहाँ पे, अदरवाइज देन बाई वे ऑफ गिफ्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल, ठीक है। सेल ऑफ लिकर मीन्स ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम अ लिकर वेंड एंड आफ्टर रिसीविंग कंसिडरेशन फॉर कंजम्पशन बाय द परचेजर, ठीक है यार, पैसा देखिए जो भी हम लिकर शॉप से लिकर ले रहे हैं उसे हम कहेंगे सेल ऑफ लिकर, ठीक है, बाय द परचेजर एट अ प्लेस अदर देन प्रेमिसेस ऑफ लिकर वेंड्स, ठीक है। कंजम्पशन आपको कहाँ नहीं करना है, लिकर शॉप पे आप कंजम्पशन नहीं कर सकते, कहाँ पे कंजम्पशन कर सकते हैं आप, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में जहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम लिकर वेंड्स, ठीक है। स्पिरिट मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल, कोई भी लिकर जो कि एल्कोहल कंटेन करती है, बाय ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट। स्पिरिट क्या है, डीनेचर्ड हो और नॉट हो, ठीक है। एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल, ठीक है, एनी लिकर कंटेनिंग एल्कोहल, कोई भी ऐसा लिकर जो कि एल्कोहल को कंटेन कर रहा है, ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमें वो मिला है, चाहे वो डीनेचर्ड हो, डीनेचर्ड मतलब हमने पीछे पढ़ा था जो कि कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है या ना हो, ठीक है। सप्लाई ऑफ लिकर, सप्लाई ऑफ लिकर मीन्स सिंपल सी है, प्रोविजन ऑफ लिकर फॉर कंसिडरेशन एट होटल्स एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस दैट इज इश्यूड ऑन द कंडीशन दैट सच लिकर शैल बी कंज्यूम्ड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ सच होटल्स एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। बहुत सीधी सी बात है, आप होटल्स और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में ही उसको कंजम्पशन कर सकते हैं, लिकर शॉप पे कंज्यूम नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ लिकर, ताड़ी मीन्स फर्मेंटेटेड और अनफर्मेंटेटेड, अब ये देखिए ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। जूस drawn from any kind of palm tree. Transport means move from one place to another within the state, ठीक है, within the state, move from one place to another, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है, ठीक है। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करनी है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मैंने बता दिया, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इनैक्टमेंट, एक्ट नंबर, ये सब। उसके बाद चैप्टर्स और उनके टाइटल एक्साइज एक्ट में याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये क्या, नंबरिंग और टाइटल ज़रूर, ये सब 1 में क्या है, 1A में क्या है, 2 में क्या है, ठीक है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, इस तरीके से आपको नंबर और टाइटल याद करते चलने हैं। और साथ में जो ज़रूरत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे मैंने करा दिया है, उसको आपको देखते रहना है, बार बार देखते रहना है, ठीक है। और समझने की कोशिश करनी है एक बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकल नहीं होना है, हमें याद रखना है कि डेफिनेशन क्लॉज में ए में क्या है, बी में क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, डेफिनेशन क्लॉज कवर होता है। उसके बाद आज ही मैं इस पर आपका जो है, जो भी बचे हुए सेक्शंस हैं इसके, वो मैं वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अब ये वीडियोज़ की जो श्रृंखला है वो कंटिन्यू रहेगी और पूरा हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक एक्ट को आपके साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद और नमस्कार, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आप लोगों से, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये हमारी पहल पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि क्या हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसमें हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये अपने आपके व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।